Yeah, rolling. Action. Yes. Okay. Yeah. 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 Perfect. Yeah, rolling. Oh, you're coming this way? You should move on. Yeah, rolling. Fun. Okay. Now, I think अगर ये बातचीत ऐसे करने वाले हैं तो मुझे From there you can see, the silver entrance of Pashupatinath, the crowd, people visiting. Wonderful. This time there will be a lot of activities. Good. क्या नाम है इसका? कुमार। 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 Going to be, हाँ, बड़े होके आप बहुत कुछ बनोगे कुमार, हाँ? शुभकामनाएं। Baby, come and let It's all right. तो मुकुंदा भाई, आप हमको यहाँ पहले क्यों ले आए पशुपतिनाथ के पास? अगर आप थोड़ा बहुत कहें तो अपने भाई लोग ठीक है, हिंदी में ही बोलेंगे। पसंद करेंगे। इसलिए कि नेपाल में जितने भी इस प्रकार के स्टैचू मिले हैं, पत्थर के स्टैचू मिले हैं, उनमें से ये सबसे प्राचीन है। अच्छा। इसका डेट है 464 एडी। 464 एडी में ये बना हुआ है। इसका मतलब हुआ ये आज से 1534 साल पुराना है। और ये डेट कि ये 1500 साल से भी ज्यादा है, ये मैं अपने अनुमान से नहीं कह रहा हूँ, इसी में लिखा है। देखिए ये 2 लाइन का इंस्क्रिप्शन। संस्कृत भाषा, प्राउड, वेरी एकेडमिक संस्कृत भाषा और गुप्ता लिपि, इसी प्रकार की लिपि इंडिया में गुप्ता, क्लासिकल गुप्ता भी प्रयोग करते थे। उस लिपि में लिखा है कि मातुः श्री राजवत्या हितकृत मनसः सर्वदा पुण्यवृद्धै राज्ञः श्रीमानदेव शुभ विमलमति पात्रदानाम्बुवर्षि लक्ष्मीवत् कारयित्वा भवनमिह शुभं स्थापयामास सम्यक् विष्णोर्विक्रान्तमूर्ति सुरमुनि सहितं सर्वलोकैकनाथं। इसका मतलब है कि ये मूर्ति
राजा मानदेव ने शक संवत 389 आप कैसे बोलते हैं इसको, 389 में अपने माता राज्यवती के भलाई के लिए ये मंदिर, बहुत बड़े मंदिर बनाई थी। और इस मंदिर में त्रिविक्रम वामन की ये मूर्ति रखी हुई है। इस प्रकार का ये इंस्क्रिप्शन का मतलब है। तो ये इंस्क्रिप्शन से ही, ये अभिलेख से ही पता चलता है कि ये मूर्ति 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब दूसरी बात, इस कारण मैं आपको यहाँ लाया हूँ कि ये मूर्ति में भगवान की वामनावतार की कथा इतने सजीव ढंग से दिखाई गई है कि इतना बढ़िया वामनावतार का कथा सजीव ढंग से दिखाने वाला दूसरा मूर्ति नहीं है। भारत में एक दो मूर्ति है, जैसे कि बादामी में, ये इससे थोड़ा बाद की है। इससे बड़ा है, बादामी में इससे बड़ा है, लेकिन जितना सजीव ये है उतना वो नहीं है। वामनावतार की कथा ये है कि एक बार बलि राजा ने तीनों त्रिलोक, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग पर राज्य कर लिया। तो जितने भी राजा थे पृथ्वी के और स्वर्ग के, वो लोग विष्णु के शरण में गए। विष्णु अपने आप को एक वामन, डिप्लोमा होल्डर, ड्वार्फ के रूप में बलि राजा के दरबार में गए, जहां वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो जाके उन्होंने कहा कि देखो मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। उन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने सिर्फ 3 स्टेप जमीन, he wanted only 3 steps of land, and when he insisted again and again upon 3 steps of land, somebody, Shukracharya, the teacher of the demon king, smelled something wrong, and he advised the king to give him anything but not the 3 steps of land. लेकिन बलि राजा अपने वचन के पक्के थे, उन्होंने 3 पग जमीन देना स्वीकार कर लिया। जब 3 पग जमीन देना स्वीकार कर लिया, तो वो वामन छोटा सा पौना अकस्मात बहुत बड़ा बन गया। कोलोसल फिगर, वो बहुत बड़ा बन गया, और एक पग से उसने पूरी पृथ्वी नाप डाली, दूसरे पग से उसने पूरा स्वर्ग नाप डाला, और तीसरा पग रखने का जगह नहीं था। तो जब उन्होंने तीसरा पग रखने की जमीन मांगी, तो वो बलि राजा ने अपना सिर अर्पण कर दिया। ये कथा इसमें इतनी अच्छी ढंग से दिखाई गई है कि देखिए, ये है वो वामन अवतार विष्णु, अब बलि राजा इतना लंबा था इसका सामने कि ये जल पात्र अर्पण करते हुए भी इसको कुछ झुकना पड़ा। बलि राजा के साथ में है उनकी रानी विंध्यावली। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि बलि राजा अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर एक घोड़ा दिखाया गया है। अब एक एडवाइजर शुक्राचार्य, जिन्होंने 3 पग जमीन ना देने के लिए कही थी और बलि राजा ने अस्वीकार कर दिया, वो बहुत क्रुद्ध होके उनको श्राप देने लगे। ये देखिए, उनका श्राप देने के लिए उठा हुआ हाथ, वो श्राप दे रहे हैं। तो एक पग देखिए, उनका थंब पाताल में, अंडरवर्ल्ड में धंसा हुआ है। तो नागराज बासुकी उसको संभाल रहे हैं। दूसरा पग अकस्मात जाके वाइडनेस का प्रतीक है और यहाँ पर रखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि आकाश को भी चीर के, अंतरिक्ष को भी चीर के उनका तीसरा पग ब्रह्मलोक पहुंच गया। अब देखिए, जहां पर भगवान विष्णु होते हैं वहां पर ये लक्ष्मी, ये गरुड़, और हिंदू मिथोलॉजी में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं त्रिशंकु। वो न तो स्वर्ग में है और न पृथ्वी में, वो अंतरिक्ष में अटका हुआ है। ये रहा त्रिशंकु। अब ये रहा जाम्बवान। कहते हैं जब विष्णु ने ये 3 पग जमीन नापी थी, तो इतने में ही जाम्बवान ने 3 बार इस विशाल विष्णु का, त्रिविक्रम विष्णु का परिक्रमा किया था। इसीलिए ये है जाम्बवान
परिक्रम करता हुआ, ये सब चीज इतने सजीव ढंग से इसमें दिखाया गया है कि ये नेपाल के कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत बहुत बड़ा धरोहर है। अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया था, बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया था। अभी तो मंदिर ये 1500 साल के अंतराल में मंदिर तो खैर खो गया, नष्ट हो गया, लेकिन मूर्ति अभी भी है। अब आप इस मूर्ति को और ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सब शरीर जितने भी अंग है, ये सब तो जैसे कि वैसे ही है, लेकिन मुंह टूटा हुआ है। इसमें भी सिर्फ सर और मुंह टूटा हुआ है। इसी वजह से ये निश्चित है कि इट वाज नॉट एक्सीडेंटल, इट वाज नॉट बाय वेदर, इट इज नॉट द wear and tear, it was incidentally done. 15वीं शताब्दी के मध्य में नेपाल में इस्लाम की आक्रमण हुई थी। सुल्तान शमसुद्दीन ने पशुपतिनाथ में आक्रमण किया था, काठमांडू में आक्रमण किया था। हो सकता है इस्लाम लोग मूर्ति पूजा के विरोधी होने की वजह से जितने भी बढ़िया मूर्ति उन्होंने देखी सब के सब तोड़ डाले। Now, you see, will need to, you see, when you're looking there, I don't know, you're looking into, this is, you should not actually look into this camera. No, I was not looking there. Then don't look in there also, because otherwise in camera, what it happens is that I'm looking at you, you're looking at somebody else. So the viewer wonders, who are you talking to? Right. So this creates one thing. Secondly, that this conversation that we are having actually will have to be illustrated with many, many images. Right. Otherwise people will not Right. feel very interested Right. in watching it. So we have to give many, many different images. So I suggest that the initial, whatever we showed and a few descriptions of this are fine. Take some of the details now separately. Yeah? Secondly, if the next point that we sit for the interview, we'll sit on the bench there, we'll have a frontal camera. So he will also feel comfortable, I think, Professor, because he will then also be able to speak to camera. Then both of us will be talking to the audience. Sure. And that will be a nice thing at that point of time. And I suggest that we take a little handle when we are walking there. You can just... So what do you want? Jaya, what do you want? Huh? You just... Look, you want us to be talking? So we are walking. All right. This is the Studier's entrance side. Right. I mean, usually people would not enter from there, but as I wanted to show you that piece. Yes. So, Is there anything typical about the architecture for the average Nepalese? no, most of the Nepalese temples are like Kathiawar, Kashmir, the foundation of pagoda architecture. Of course, they don't have pagoda architecture anymore there, but the foundation shows that once they had pagoda architecture in Yeah, rolling. Look at these things. You know, these things come from western Nepal, from the bank of river Tukuche. Little above Muktinath, there is a place called Damodar Kunda, and they are actual shaligram. Look at this, and look at these ammonite fossils. Look at these beautiful fossils. I see. And this might be millions and million years of old. They What are. fossil would this be actually? This seems like a snail. You know, some kind of snail, I see. ammonite fossils. No, but And are we saying how these fossils are inside the thing, isn't the it? stone, right. How are Actually, they what finding happened? Geologically, it's very easy to answer this question.
I mean, there was this insect or this snail, and the sand and other clay covered that. In course of time, in million years of time, that turned out into the stone, but its impression of the insects inside it was still there. So it's like this. So unless you break it, you really do not know what kind of chakra or what kind of snail is there. My God. You know, say for instance, I can show you something very strange. Look at this one. Look at this one. This looks to me like some kind of turtle's egg, the fossilized turtle egg, the fossilized turtle egg. Quite like And the Hindus worship this as saligram. And they have a wonderful technology, you know, to break it. Because as this stone is saligram, they cannot break it. You know, so those vendors, those who sell it, they heat it. They heat it, I mean, and after heating it, they pour the cold water. So it breaks by itself, you know, Cracks by by vapor. itself, I see. Cracks by No, itself. How do you, now you see, this is, it looks from the top, I can see that there is Right, something here. right. But आप कैसे बता सकते हैं कि इस पत्थर के बीच जो है एक फॉसिल है? ये आप जैसे ऐसे देखिए इसमें, जी बताइए। देखिए इसमें, हाँ। इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, हाँ। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जी हाँ, है। देखिए लेकिन- इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा फिर? है। लेकिन हमको मालूम है नहीं, कि इसके अंदर है, कैसे? इसलिए कि वहाँ पर जितने भी पत्थर मिले हैं, अब देखिए, अब बहुत बढ़िया मिल गया, किसी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा उस वक्त का। नहीं, ये अलग तरह का शेल लग हाँ, रहा है मुझे। हाँ, ये अलग वो प्रकार लंबा का जो शेल है, शेल जो लंबा होता है। है। हाँ। अब इसी चीज को शालिग्राम कहकर हिंदू लोग पूजा करते हैं। शालिग्राम का जल और शालिग्राम जिसका इसको खोल के देखिए इसमें क्या होगा। देखिए अब इसमें, अब देखिए ये यहाँ से महसूस कॉलर होता है। फॉर्मेशन। अब इसको ऐसे खोल के देखिए, देखिए बहुत बढ़िया चक्र। ये कौन सी लोकेशन पे है? ये है वेस्टर्न नेपाल में, फार वेस्टर्न नेपाल में मुक्तिनाथ, जहाँ पर मुक्ति क्षेत्र है। मुक्ति क्षेत्र से कुछ आगे दामोदर कुंड नाम का एक बहुत बड़ा कुंड है, और वहाँ से जो पानी बहता है उसके साथ साथ ये सब फोसिल्स आती है, और टुकुचे में आते हुए नदी का वो फैलाव बढ़ जाता है, और वो सब नदी के बगल में फेंक देते हैं। अगर आप बता सकते हैं कि इन फॉसिल्स को मिलना, हाँ, इसका महत्व क्या है? इससे हमें क्या समझ में आता है? दो चीज, यहाँ के दो इतिहास चीज। का। यहाँ से इसका प्रीहिस्टोरिक स्थिति का पता चलता है। जहाँ पर ये सब मिला है, इसके नजदीक के बस्ती मुस्तांग में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फॉसिलाइज्ड सी वेव्स पता लगाया है। तो इसका मतलब हुआ सी waves वेव, of the यानी sea। पानी की हाँ, लहरें हाँ, पानी के लहरें। फॉसिलाइज हुई हाँ, हैं। हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि आज से लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले, जहाँ पर अभी सागर है वहाँ पर हिमाल था, और जहाँ पर अभी हिमाल है वहाँ पर सागर था। तो जो थ्योरी ऑफ इंटरकंटिनेंटल ड्रिफ्ट जिसको कहते हैं, तो इतना बड़ा विशाल इंटरकंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ कि वो पहाड़ को ही उखाड़ के फेंक के इस तरह फेंक दिया, और जो पहाड़ उस तरफ हट जाने के बाद जो गड्ढा हुआ वही समुद्र बन गया। और ये वाह वाह क्या बात है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त सबूत रहा है। हाँ, जबरदस्त इस- सबूत, इस बहुत ऐतिहासिक, जबरदस्त सबूत है कि थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सचमुच में हुआ ही, और सगर माथा, माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो सचमुच ही सार्थक है। सागर माथा, वो सागर के उसमें रहा, इसीलिए वो सगर माथा हुआ। कुछ में से बहुत बढ़िया इसमें बढ़िया आप मिलता है। डिटेल्स कुछ अब देखिए इसमें, shoot the अब details। देखिए इसमें ऐसे देखने से कुछ पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या है। ऐसे देखने से कुछ पता नहीं चलता इसके अंदर क्या है, लेकिन देखिए इसके अंदर Yeah, rolling. if I buy these things, I buy The old ones, Yeah, I rolling. like to take one or two home. and Why keep not? them, As a I have Hindu, got some wonderful. as a Hindu, Yeah. you must have one. Yeah. You must have one, but I can give you even better one. I have a wonderful collection of this in my home.
स्मेल का रेशा रेशा दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें क्या बात है। वी आर लुकिंग एट समथिंग। आइए। Rolling. Yeah, rolling. बागमती नको 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 काढू. Look at a unit there. Monkey. Yeah, rolling. Monkeys. There should be other monkeys too. धीरे धीरे मंकी की संख्या 1 मिनट में आया। 1 मिनट में। Capture a bit of the life of Ambience. nothing than doing in the water. Yeah, rolling. Right, smoke with it. Yeah, rolling है sir. Continue. Light pollution, water problem. You know what?
Rolling. भास्कर आपको वही ये शूट कर रहे हैं, आपको अलग शूट करना चलते हैं, अभी इंटरव्यू बाकी है, तो आगे निकलना है। भगवान के सेवा में लागे डेड बॉडी इस लोकेशन से लोग जो है मुर्दे आके, जैसे जो बनारस का घाट है वैसे पशुपतिनाथ का ये जो पशुपतिनाथ के जो पवित्र घाट है यहाँ पे आते हैं। डेड बॉडी लिया आपने डेड बॉडी का ठीक है, शुक्रिया। Rolling. It's rolling, eh? जरा बोलो ना। Dead body. The dead body. Take it with the hand. Take it with the point of view. Yeah, rolling. Yeah. So what is the significance of this? बताइए। There are the 11 Shivalingas, एकादश ज्योतिर्लिंग। एकादश ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। ये बहुत प्राचीन तो नहीं है, ये करीब उस तरफ देखिएगा। from the middle of 19th century of Christian era, और ये एकादश शिवलिंग were donated or raised in memory of the 11 military officers. 11 military officers. तो ये कुछ इसका ये आर्किटेक्चरली ये इसका ये मतलब क्या हुआ इस तरह से करने का? नहीं, एक नाश में ये सब मंदिर का डिस्टेंस बड़ा साइमेट्रिकल ऑर्डर में रखा हुआ है, और बीच में रखने से यहीं से आप एकादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। सबके सब एकादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं सबके सब। Okay, fine. Okay, Thank thank you. Yeah, rolling. Light आ गया। Light आ गया। Light आ गया।
Cut it. Yeah, rolling. Cut it. Rolling. Suresh, Cut it. time. Yeah, rolling. Left jump. Cut करो. मुकुंद भाई, ऐसे लगता है यहाँ महान पशुपतिनाथ मंदिर जो है के सामने ज़िंदगी का चक्र खेला जा रहा है. शुरुआत भी यहाँ होती है, अंत भी यहाँ होता है. एकदम. तो जैसे आपने कहा कि यहाँ ऐसे भी लगता है कि एक आपने बड़ी दिलचस्प कहावत का जिक्र किया कि शायद आज नेपाल वैसा ही है जैसे 1500 वर्ष पहले हिंदुस्तान हुआ करता था. तो इसका सही अर्थ मायना क्या है एक्चुअली? इसका सही अर्थ ये है कि नेपाल ऑफिशियली एक हिंदू स्टेट है. जी यहाँ जितने भी आदमी हैं सब हिंदू हैं. जी. इसीलिए कल्चरली, रिलीजियसली हम हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं. जी. ईस्वी सन के शुरुआत में से अराउंड द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा राइट. भारत से यहाँ जितने भी स्कॉलर आए, रूलर्स आए, तो उन लोगों ने क्या किया, द कंटेम्पररी इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजियन, इंडियन फेथ, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, वो लोग यहाँ ले आए. तो यहाँ वो पनपता रहा, बढ़ता रहा. यहाँ के लोगों ने उसको शिरोधार्य किया, उसका स्वागत किया, उसको पनपने दिया, उसको स्वीकार किया. और भारत में क्या हुआ, 5वीं सदी 6वीं सदी के बाद जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, वो विशाल साम्राज्य, विशाल भारत टूट गया, अनेक प्रांतों में बट गया, अनेक राज्य हुआ. फिर ये इस्लाम इन्वेजन, फिर ये अंग्रेज़ों का राज. इन सब वजहों से क्या हुआ कि वो जो प्राचीन भारतीय ट्रेडिशन, रिचुअल्स जितने थे वो सब वहाँ खो गए. लेकिन वहाँ से आया हुआ ट्रेडिशन यहाँ अभी भी चल रहा है. अब एक दिलचस्प बात ये है कि हम देख रहे हैं कि नेपाल में कभी फॉरेन रूल किसी प्रकार का हुआ नहीं. नहीं हुआ.
ये इसका वजह खास कारण क्या हो सकता है? खास कारण इसका वजह ये है कि पहले तो नेपाल इज सराउंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू द नॉर्थ बाय ऑल द स्नो कैप्ड माउंटेन्स जी एंड टू द साउथ एंड ईस्ट वेस्ट बहुत बड़े जंगल। आज के जैसे ज़माना तो नहीं था, जब अलेक्जेंडर का ज़माना और से जब नेपोलियन का ज़माना था तो उस वक्त तो भारत से नेपाल आने के लिए भी बहुत बड़े बड़े जंगल लंबा पहाड़ रास्ता था। काट के आना पड़ता था। और जो लोग भारत में रहते थे, मैदानी इलाके में रहने वालों के लिए ये पहाड़ी इलाका बहुत दुष्कर था। पहले तो वो यहाँ आ ही वैसे नहीं तो सकते थे। कश्मीर के भी इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं, हाँ। लेकिन मुगल राज वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन मुगल राज यहाँ पर कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ, इसलिए कि मुगल भी नेपाल को जानते थे और नेपाली भी उस वक्त मुगल को जानते थे। शायद मुगल एक पहली बार जब मुगल आक्रमण हुआ था यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया इस्लाम इन्वेजन हुआ था, वो इन्वेजन नहीं था, वो सिर्फ वेंडलाइज था। अच्छा तो वो लोग यहाँ पर बहुत ठंड में आए थे। अच्छा। तो इसके बाद यहाँ पर उन्होंने वो रुक नहीं पाए। वो रोक नहीं पाए, एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ से लौट चले गए। गए। अच्छा। फिर मुगल इन्वेजन यहाँ पर कभी नहीं हुआ। अच्छा हाँ, 18वीं सदी में जब ये वैली का मतलब द वैली वाज बीइंग यूनाइटेड बाय पृथ्वी नारायण शाह द गोरखा रूलर्स, कुछ तराई इलाकों में गोरखा रूलर्स और कुछ मुगल्स जैसे कि मीर कासिम से युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था। लेकिन ये गोरिल्ला युद्ध में गोरखा लोग बहुत आगे बढ़े हुए थे, उन लोगों को कुछ नहीं चला और मीर कासिम को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। तो मुकुंदा भाई, आपके विचार में क्या ये अच्छी बात रही कि एक्चुअली नेपाल कोई भी विदेशी इन्फ्लुएंस से छू नहीं पाया गया, उससे हट के रहा? हाँ। मॉडर्न एरा में नेपाल उससे कोई थोड़ी बहुत रुकावट हुई उसको एंटर करने में? नहीं, इसको दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि नेपाल इज द ओनली कंट्री इन एशिया दैट हैड नेवर बीन रूल्ड बाय एनी फॉरेन पावर। यस। इसका एक गौरव है। जी। अब दूसरी तरफ लोग ऐसे भी सोचते हैं, कोई से पेसिमिस्टिक थिंकिंग कुछ ऐसे भी है, अगर जब सारा हिंदुस्तान अंग्रेज ले लिया था तो उस वक्त अगर नेपाल को भी ले लिया होता तो शायद कुछ और डेवलप हो जाती, और नहीं तो ये भी ट्रेन ही सही। हाँ। और नहीं तो ट्रेन ही सही। हाँ, अभी जैसे यातायात की कठिनाई है, रेल लाइन आ जाती। वो ही होती जी। और एक शायद इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता। जी। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता। वैसे सोचने वाले लोग भी थोड़े बहुत नेपाल में हैं। जी। लेकिन फिर भी नेपाली लोग स्वाभिमानी हैं और हम अपने आप को कल्चरली और रिलीजियसली भारत से अलग नहीं समझते। आज भी जब नेपाल में किसी शुभ कार्य किया जाता है, जी। जब संकल्प पढ़ा जाता है, ऐसे पंडित लोग जब संकल्प पढ़ाते हैं तो संकल्प पढ़ा जाता है, तो अब भी आज भी हम कहते हैं कि भारत वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत हिमवत पर्वतैक देशे। अभी भी नेपाल को तो हम भारत वर्ष से ही तुलना कर रहे हैं। जी। और पौराणिक साहित्य में जो भारत वर्ष का नक्शा दिया है, कन्याकुमारी ये अरेबियन सी से लेकर सगरमाथा तक, और उसी प्रकार की नक्शा विष्णु पुराण में भी दिया गया है कि समुद्र से लेकर हिमालय की चोटियों तक वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संति है। तो इसका मतलब ये हुआ कल्चरली हम तो भारत के ही एक अंग है। ये आप संस्कृत के श्लोक वगैरह जो है, हाँ। यहाँ पे भी बोले जाते हैं? हाँ, बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं। अच्छा। जितने भी पुराण हैं सब लिखे गए भारत में, जी। पढ़े जाते हैं यहाँ पर। बहुत खूब। यहाँ पर ये अभी भी, अब देखिए ये जो सफ़ेद बिल्डिंग है यहाँ पर, ये सफ़ेद बिल्डिंग है, वहाँ पर एक लंबा सा चबूतरा पत्थर है। तो वहाँ यहाँ पर सिर्फ ये डेड बॉडी का क्रिमेशन नहीं होता, लोग मरना भी यही चाहते हैं। जैसे बनारस में कहते हैं कि हम बनारस में मर के वहीं पे हमारा अंत वहाँ हो। तो अभी भी काठमांडू में क्या होता है कि
आदमी मरते हुए अंतिम वक्त उसको यहाँ लाया जाता है पशुपतिनाथ में, और कहा जाता है कि अगर वो इस जन्म में पशुपतिनाथ में मर गया और वो जब मरने के टाइम में वहाँ पर एक पत्थर है, उस पत्थर पे उसको सुलाया जाता है। देखिए वो पत्थर, वो लंबा सा पत्थर वहाँ पे अभी, हाँ अभी जो दिखाई दे रहा है ना, जी जी, तो उस पत्थर पे उस बीमार मरने वाला आदमी को ऐसे रखा जाता है जी। कि उसका पैर ये बागमती नदी में छुए, जी बागमती नदी में छुए, हाँ। और सर और धड़ उस पत्थर पे हो, जी, और उसका मुंह खोला जाता है, हाँ। और मुंह में एक शालिग्राम, एक टुकड़ा पीला सोना, अच्छा, पीला सोना और भगवान का सब प्रकार का प्रसाद रखा जाता है। जब आदमी ऐसे इस तरह मर जाता है तो नेपाल में कहावत है कि इस बार जो पशुपतिनाथ में मरेगा, अगर उसको मुक्ति नहीं हुई तो अगले जन्म में वो वाराणसी में मरेगा। अच्छा, अगले जन्म में वो वाराणसी में मरेगा। उसी तरह से हाँ। शुद्ध और पवित्र। नहीं, वही चीज़ है। देखिए जैसे मनुस्मृति, जितने भी हिंदुओं का कर्मकांड, धर्मशास्त्र जितने भी बताए गए हैं, सब मनुस्मृति अनुसार नेपाल में चलती है। याज्ञवल्क स्मृति, मनुस्मृति, वो सब लिखे गए थे इंडिया में। अब आज इंडिया में मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति सिर्फ एकेडमिक लोग, इंडोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, और उस वक्त की एक समाज की ढांचा तैयार करते हैं, किताबों में। लेकिन यहाँ पर उसका प्रैक्टिस होती है। हाँ। यहाँ पर हर काम करने के लिए जब देखा जाएगा तो हर चीज के लिए मनुस्मृति के पेज पलटते जाएंगे कि ये क्या लिखा है। मतलब यहाँ पे आप जो जिंदगानी देख रहे हैं, हाँ। करीब करीब शास्त्रों के मुताबिक ही जी हाँ, जा रही है। एकदम। मगर एक और सवाल फिर उठता है आपकी बातचीत से जो निकलता है, और जो आश्चर्यजनक बातचीत है कि ये सब होते हुए भी आपका कहना है कि नेपाल और फर्ज कीजिए ग्रीस, हाँ। ग्रीक जो माइथोलॉजी हाँ। और आइकोनोग्राफी जो है, हाँ। उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। और अब जब ट्रेड नहीं हुआ, हाँ। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये हिंदुस्तान के कनेक्शन से तो नहीं है से तो हमारा ट्रेड नहीं हुआ, जी। कभी भी नहीं हुआ जी, लेकिन हिंदुस्तान से तो हुआ। जी। हिंदुस्तान से तो हमारा ट्रेड करीब 5वीं 6वीं सदी BC से ही शुरू हो गई, बिफोर क्राइस्ट से ही शुरू हो गई। जी। तो इसी वजह से काठमांडू में इंडियन पंच मार्क्ड क्वाइन और कुषाण कालीन क्वाइन बहुत मिलते हैं। जी। तो ये कुषाण कालीन क्वाइन और पंच मार्क क्वाइन मिलते जी। हैं। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखी गई थी, उसमें लिखा है कि राजा को, वहाँ पर एक चैप्टर है कोश प्रवेश्य निरूपण, राजा को अपने कोष में, अपने ढुकुटी में, अपने स्टोर में क्या क्या रखना चाहिए। तो वो बोलते हुए हर देश का एक एक चीज बोलता है। अच्छा। और बोलता है कि नेपालिकम कम्मलम, वर्षावारणकम नेपालिकम कम्मलम, वाटर प्रूफ 8 टुकड़ा हुआ सिला हुआ नेपाल का जो जैकेट है, नेपाल का जो वाटर प्रूफ रेन प्रूफ जैकेट है, वो राजा के पास होना चाहिए। ये कब की बात कह रहे हैं आप? ये मैं कह रहा हूँ 320 BC की बात। तो ये वाटरप्रूफ जैकेट कैसे हुआ? तो यहाँ पर अभी भी एक प्रकार की उलन मंडी बनती है। अच्छा। जैसे आप अंडी बोलते हैं या चद्दर बोले, जो कुछ भी बोले, वो कुछ थिकनेस ज़्यादा होती है। अच्छा। वो हिमालय शिप उल से इस तरह बनाया जाता है कि आप जितने भी बरसात और जितने भी स्नोफॉल हो उसको ओढ़ ले लीजिए, वो अंदर नहीं गिरेगा। अच्छा। वो अब भी बनता है नेपाल में। अच्छा। तो उसी को कौटिल्य अर्थशास्त्र ने कहा है कि वर्षा वारणकम नेपालिकम कम्मलम, ये बारिश रोकने वाला नेपाली कम्बल राजा के स्टोर में होना ही चाहिए। अच्छा। तो इसका मतलब हुआ नेपाल से चंद्रगुप्त के मौर्य के वक्त से ही नेपाल का संबंध रहा। और उससे पहले भी अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर देखें तो जैन साधु भद्रबाहु व्यापारियों के समूह के साथ मिलकर नेपाल आया हुआ है, ऐसा वर्णन मिलता है। इसका कोई आर्कियोलॉजिकल फैक्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन लिटरेरी वर्णन, लिटरेरी डिस्क्रिप्शन है कि बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु नेपाल आया करते थे। बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु व्यापारियों का साथ आया करते थे। तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात हुई कि हिंदुस्तान के जितने भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू है वो 4 धाम जाते हैं। अब देखिए आप महाभारत में बद्रीनाथ का और केदार का बहुत वर्णन आता है। पांडव का सब एक्टिविटीज वहीं हुआ था, पांडव का सब एक्टिविटीज वहीं हुआ था।
तो इस भगवान पशुपतिनाथ को कहा जाता है कि केदारनाथ का शीर्ष भाग। तो भारत में अब भी ये विश्वास है कि जब कोई भारत के चारों धाम करेगा, बद्री और केदारनाथ का दर्शन करेगा, उसका तपस्या, उसका तीर्थ तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक वो नेपाल में आके पशुपतिनाथ का शिरोभाग का दर्शन नहीं करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ दूसरी बात यह है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग जैसे सोमनाथ का, वाराणसी का, वैद्यनाथ धाम का, उनमें से इसका गिनती नहीं है। जी। फिर भी हर भारत, अब दूसरी उदाहरण दे दो, आपने कभी सोचा है कि पशुपतिनाथ इस भगवान के जो मूल पुजारी होते हैं वो आज भी इंडियन ही होते हैं? कोई भी नेपाली इसका पुजारी पृष्ठ नहीं हो सकता। यहाँ 4 पुजारी है। अच्छा। और चारों के 4 मूल पुजारी जो है वो दक्षिण भारतीय या महाराष्ट्रियन होना चाहिए। ये बहुत ही हमारा नज़दीक का मेल हाँ, है, महाराष्ट्रियन नेपाल और होना हिंदुस्तान चाहिए। का। अभी भी जी। आज भी यहाँ का चीफ प्रीस्ट आप जाइए, देखिए, उनसे बात कीजिए, वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। जो उन्हीं का लड़का अगर वो नेपाल में पैदा होता है तो ही इज अनक्वालिफाइड टू बी द प्रीस्ट। अच्छा। जब कोई प्रीस्ट या इस्तीफा दे देगा या मर जाएगा तो हमको दूसरा प्रीस्ट मंगाना पड़ेगा इंदौर से, महाराष्ट्र से या गोकर्ण से, दक्षिण भारत से। नेपाल का कोई भी ब्राह्मण, नेपाल का कोई भी पंडित कैन नॉट बी द चीफ प्रीस्ट। Oh, I see. We always have to have 4 Indian priests. We have a very, I feel a strong sense of brotherhood and togetherness between India and Nepal. आप इसमें और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि ज़बान में नज़दीकियत, अलग अलग शब्दों के यूज़ में या आइकॉनोग्राफी में। देखिए, लिपि एक ही है। हम दोनों के जो हिंदी लिपि लिखाई जाती है जी। और नेपाल की जो देवनागरी बोल रहे है, हैं। जो नेपाल की देवनागरी है वो एकदम एक ही है। अच्छा। जैसे आप क, ख, ग, घ लिखते हैं, वो एक ही प्रकार के हैं। अच्छा। उच्चारण एक ही है। उच्चारण एक ही है। और सिमिलैरिटी भी इतना है कि जैसे हिंदी में आप नहीं कहते हैं, हम लोग नहीं, तो वही तो बोलते हैं नहीं और नहीं, उसमें भी देखिए सिमिलैरिटी उतना ही है। और दूसरी बात यह है कि आज हम जो नेपाली भाषा बोलते हैं और आप जो हिंदी भाषा बोलते हैं, ये दोनों भाषा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का है, इंडो संस्कृत ग्रुप का है। जी। इंडो संस्कृत ग्रुप का होने से जहाँ भी कुछ नए शब्द चाहिए हम संस्कृत से ले लेंगे। अच्छा। जैसे अंग्रेज लोग ग्रीक और लैटिन से लेते हैं, ग्रीक और लैटिन से लेते हैं, हम संस्कृत से लेते हैं। जैसे देखिए, बालोद्यान, राजोद्यान, भगवान का मंदिर, बाल बाटिका, ये सब क्या है? संस्कृत से लिया हुआ शब्द है। नेपाल में भी आप यही सब पाते हैं, जहाँ कहीं भी जाइए। लैटिन में भी मदर, हाँ, मेटर, ये भी नहीं, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अब आपने थोड़ी देर पहले पूछे भी थे, आपने पूछा भी था कि हमारा बाहर का मुल्क से क्या संबंध रहा। जी। अब देखिए, ये छोटा सा मंदिर जिसका दरवाजा अभी खुला है, देखिए पहले ये मंदिर देखिए, जिसके ऊपर छत पे वो एक यंत्र बना हुआ है, श्री यंत्र। उसके बगल में दूसरा मंदिर है। ये 2 मंदिर के बीच में जो मंदिर है, वहाँ पर मैं आपको ले जाके दिखा सकता हूँ, लेकिन शायद फोटोग्राफी में वो लोग ऑब्जेक्ट करें। मैं आपको ले जाके दिखा सकता हूँ। वहाँ पर इतना गढ़ा हुआ हाफ बरीड एक मेल पुरुष मूर्ति है, एक पुरुष मूर्ति है। और उस पुरुष मूर्ति का जननेंद्रिय गुप्तांग वो ऐसा बेंट, इरेक्ट और तना हुआ है। जी। और नेपाली लोग उस मूर्ति को छूते नहीं अभी भी। अच्छा। वहाँ जाते हैं, गंगा जी से पानी लेते हैं और उसको ऐसे पानी अर्पण करते हैं, ऐसे फेंकते हैं ताकि पानी उसके सिर पर लग जाए, वो पानी पी सके, लेकिन हाथ से मूर्ति न छुए। अच्छा। तो उसके बारे में जो कथा है उसको कहता है विरूपाक्ष। और उस विरूपाक्ष के जो कथा है, यकीन मानिए इट इज एग्जैक्टली द स्टोरी ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अच्छा। अब देखिए, होमर ने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लिखा 3री सदी BC में, तो उन्होंने जो स्टोरी सुना था, इनहेरिट किया था, अब नेपाल में वो कैसे आया? ये स्टोरी नेपाल में पढ़ा जाता है, बोला जाता है
हजारों साल से। तो इसका मतलब हुआ इस प्रकार की स्टोरियाँ। और दूसरे देखिए ये जन्म राशियाँ ग्रीस में, भारत में और नेपाल में एक ही है। जैसे मेष, वृष, मिथुन, कुंभ, तुला, मकर, बोलते हैं ना एरिस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ये जो 12 राशियों का चिन्ह है ये तो एक ही है, ये तो एक ही है। तो इसी वजह से ये जब भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड का वेस्ट से, ग्रीस से, रोम से कल्चरल और ट्रेड लिंक शुरू हुआ तो भारत ने बहुत कुछ उन लोगों ने से भी सीखा। अच्छा। और भारत से वो यहाँ आ गया। अब इसी तरह नेपाल में अगर हम प्री हिस्ट्री में चले जाएं, हाँ, पुरातत्व, तो हमें क्या एविडेंस और सबूत या इंसाइट है कि ये क्या था पहले और भारत, नेपाल वगैरह किस इलाके और किस हिस्से में थे और क्या बना उसका? अच्छा, इसका जवाब देना इतना आसान नहीं और आज है। भी इसलिए कि भारत में और नेपाल में द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री इज वेरी न्यू। उतना नहीं हुआ है, लेकिन भारत में तो अभी भी बहुत हुआ है। डेक्कन कॉलेज ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। वहाँ पर कोई थे एक विद्वान डॉक्टर हंसमुखलाल धीरजलाल संखालिया, उन्होंने बहुत कुछ किया है। एच डी संखालिया उन्होंने बहुत कुछ किया है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री इंडिया का करते हुए। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई स्कॉलर इस तरह सोचे। भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले 1947 से पहले आप भारत का मैप देखिए। देखिए 1947 से पहले का भारत का मैप आज का भारत का जैसा नहीं है। उसको हमको बचपन में सिखाया जाता था कि ऐसा करके यम लिख के उसको शुरू होता था, उल्टा करके यम लिख के। देखिए भारत का नक्शा ऐसा बनता था। ऐसा 1 मिनट रुकिए। कुछ ऐसा बनता था कि यहाँ पर नेपाल रहता था। अच्छा। और ये भाग सब क्या हुआ, पाकिस्तान बन के कट गया। ये सब भाग पाकिस्तान बन के कट गया। अच्छा। देखिए ये सब भाग पाकिस्तान बन के कट गया। और ये भाग अभी जो है बांग्लादेश बन गया। अच्छा। ये भाग जो है अभी बांग्लादेश बन गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सभ्यता जो है वो यहाँ पर है। अब मानिए आज से 5000 साल पहले people from Indus Valley civilization might have traveled to this place in search of good land and food, and vice versa. And vice versa. अब देखिए Indus Valley civilization में they used to worship the fertility cult, मातृसत्ता की पूजा होती थी। मातृसत्ता की पूजा होती थी, शिवलिंग की पूजा होती थी। और नेपाल में भी वही सब हो रहा है। और नेपाल में कहते हैं कि नेपाल में वही सब हो रहा है। इसीलिए मेरे ख्याल से भारत और नेपाल का जो संबंध है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले से होना चाहिए। इसके कोई अवशेष कुछ ऐसे मिले हैं हमको? वैसे नेपाल में हमने कोई प्री हिस्टोरिक स्टडी शुरू ही नहीं किया है। अच्छा। इसी वजह से नहीं मिला है। लेकिन एक प्री हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस लाइन से सोचा जाए, इस लाइन से खोजा जाए तो जरूर मिलेगा। तो इस पे फिर जरूर कार्य करना करना ही चाहिए। आपने कुछ जिक्र किया था कि काठमांडू के करीब ही कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अगर शुरुआत वहाँ से की जाए तो बहुत कुछ मिलना है। वो क्या है और उसमें क्या पाया जा सकता है? काठमांडू के करीब ही जितने मिले हैं वो क्लासिकल, कंटेम्पररी टू द क्लासिकल गुप्ताज ऑफ इंडिया, लिच्छवी रूल का है। 5वीं-6वीं सदी का। अच्छा। 5वीं-6वीं सदी का है। और वहाँ पर जितना टेराकोटा पीसेज मिले हैं, फिगर मिले हैं, वो कंटेम्पररी इंडियन आर्ट से बहुत समानता रखती है, एकदम समानता रखती है। इसीलिए नेपाल में जितने भी कला, बुद्धिस्ट आर्ट शुरू हुई, जितने भी हिंदू आर्ट शुरू हुई, वो तो इट्स ए नेपलीज स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट, इट्स ए नेपलीज स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक मथुरा स्कूल, जैसे बोलते हैं कि मथुरा स्कूल, तो पाला स्कूल इंडिया में बोलते हैं कि गुजरात स्कूल। गुजरात में वही नारायण
गुजरात में दूसरे ढंग का सिरपेज पहनाया गया, दूसरे ढंग से बनाया गया। उसी विष्णु को बंगाल में दूसरे ढंग से बनाया गया, उसी विष्णु को नेपाल में दूसरे ढंग से बनाया गया। आखिर विष्णु तो एक ही देवता हुए ना। और इसी वजह से हिंदुस्तानी कल्चर से अलग करके, इंडियन कल्चर से अलग करके नेपालीज कल्चर नहीं पढ़ा जा सकता, नेपालीज कल्चर नहीं समझा जा सकता। लेकिन आजकल अब इन कोर्स ऑफ टाइम अब बहुत कुछ नेपाल ने अपना भी कुछ दिया है, नेपाल में अपना ही हुआ है। अब क्या हुआ, पहाड़ी मुल्क होने के वजह से, पहाड़ी मुल्क होने की वजह से यहाँ बड़े बड़े पत्थर के, जैसे कि भारत में बने वैसा मंदिर यहाँ नहीं बना। यहाँ लकड़ी और ईंटे का मंदिर बना। और दूसरी इसका भी एक रीज़न है, यहाँ भी पहले पहले पत्थर के मंदिर बनते थे। मेरे ख्याल से 7वीं सदी तक, 6ठी सदी तक नेपाल के मंदिर भी पत्थर के ही होते थे। बाद में काठमांडू के अंदर शायद पत्थर की खान खत्म हो गई। या काठमांडू जियोलॉजिकली एक ऐसा एरिया है जिसमें हर 100 साल में एक बार भूचाल जाता है। अच्छा, हर 100 साल में एक बार भूचाल जाता है। और 100 साल प्लस माइनस 5-10 ईयर्स, हम एकदम 100 साल नहीं कहते हैं कि प्लस माइनस 5-10 ईयर्स में एक भूचाल जाता है। तो भूचाल में सब गिर जाता है, तो फिर उसको उठाया जाता है। अभी कितने साल बाकी रहे? अभी 1935 में गया था। अभी थोड़ा सा हाँ, अभी 1935 में हुआ था। तो 30-40 साल और हाँ, तो वैसे इसी वजह से अब हिमालय बहुत नज़दीक है जी। हिमालय बहुत नज़दीक होने की वजह से ये वोल्केनिक इरप्शन Yeah. एंड द माउंटेन्स आर सो यंग। That's right. तो वोल्केनिक इरप्शन तो होना संभव ही है। जी। तो भूचाल का खतरा है। इसी वजह से नेपाल ने क्या किया कि लकड़ी और ईंटे का आर्किटेक्चर डेवलप किया। Again built again. राइट, which can be built again. It is a response इंडिया to the में क्या हुआ, geography. इंडिया का बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, Yeah. इंडिया का वो गर्म क्लाइमेट में क्या हुआ कि वुड और ब्रिक तो जल्दी ही, मतलब दे आर पेरिशेबल मटेरियल, Right. वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जी। गए। तो वो लोग बड़े बड़े पत्थर तराश के बनाने लगे जी। और अपने अपने देश के टेक्नोलॉजी, अपने अपने देश के खान पान, आहार विहार। अब जैसे कि नेपाल में ब्राह्मण लोगों का ट्रेडिशन है कि उनको प्याज नहीं खाना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी ऐसा ही है। हाँ, हाँ लेकिन साउथ इंडिया में खाते हैं। हाँ हाँ। और नेपाल में, यूपी में नहीं खाते। नेपाल के ब्राह्मण लोग मांस खाते हैं। अच्छा। नेपाल के ब्राह्मण लोग मांसाहारी है। अब देखिए वो तो आपको जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल वजह से भी हो सकती कश्मीर है। के पंडित भी जो है मांसाहारी हैं। वो मांसाहारी है यहाँ के पंडित जी। एक मैं आखिर में आपसे मुकुंदा भाई ये पूछना चाहूँगा, ये महत्वपूर्ण बात कि आप संक्षेप में बता सकते हैं कि इतिहास की जो धारा है वो कौन से बड़ी बड़ी लहरें आज तक आई हैं नेपाल के इतिहास में, ये हम ट्रेस करते हैं ब्रॉड वेव्स। अच्छा, अभी तक प्री हिस्ट्री के बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि काठमांडू के अंदर ही कोई स्टोन टूल्स वगैरह नहीं मिले हैं। अच्छा। लेकिन लाखों साल पहले काठमांडू के बहुत नज़दीक ही जिराफ कूदा करते थे, ऐसा फॉसिल्स मिला है। थ्योरी ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद जब भारत और नेपाल सेटल हुआ, ये शिवालिक हिल्स बना, चारों तरफ ये शिवालिक हिल्स बना, तो सभ्यता एक ही साथ शुरू हो गई। जी। यहाँ पर जो सप्त सिंधवः वेद में कहा जाता है, सप्त सिंधवः, वो नेपाल के 7 नदियाँ भी हो सकती हैं। गुप्त काल में जितने भी पुराण लिखे गए हैं उसमें शिव का स्थान उत्तर के तरफ दिखाया गया है। और उत्तर भारत से उत्तर नेपाल ही है। अच्छा। उत्तर भारत से उत्तर नेपाल ही है। तो कम से कम मेरे ख्याल से इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले से ही हमको इस विषय में खोज करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले से ही यहाँ पर किसी प्रकार का लिंक आवत जावत रहा है। और जैसे जैसे भारतीय हिस्ट्री की धार मुड़ती गई, जी, धार बदलती गई, नेपाल के इतिहास का धार भी बदलता गया। अब मैं इसका सबसे पहला उदाहरण दूं, जिस वक्त भारत में बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य था, या उससे भी पहले नंद साम्राज्य था, पौराणिक एज था, नेपाल में भी पौराणिक एज था। कहते हैं कि होल काठमांडू वैली वाज वंस अ लेक
and the lake was visited according to the Buddhist source by Manjushri Bodhisattva, and at the stupa of Swayambhunath, he saw an extraordinary lotus flower. So he cut the rock hill at Chowa, little south of Kathmandu, and drained the lake. लेकिन हिंदू लोग जो है ये क्रेडिट भगवान श्री कृष्ण को देते हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण को देते हैं कि कृष्ण केम कट द रॉक हिल एंड ड्रेन्ड द लेक। तो कृष्ण के साथ कौन थे? ग्वाला थे। तो नेपाल में अब ग्वाला लोगों ने जब देखा कि लेक तो ड्राई हो गया, बहुत हरी भरी जगह है, उनके गाय के चरने की मैदान है, तो वो लोग यहाँ रहने लगे। तो नेपाल के डायनेस्टिक हिस्ट्री शुरू होती है मिथोलॉजी से कि गोपाल से। तो नेपाल के पहले राजा कौन हुए? गोपाल। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूलिथिक सिविलाइजेशन that is marked by the domestication of animal, starting of dairy farm, cultivation of land, and the permanent living started here from India. That's number one. One way. दूसरी बात है, जब भारत में गुप्त साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, अशोक मौर्य नेपाल के किसी प्रांत में आया था, लुम्बिनी में, बुद्ध, और वहाँ पर he donated 2 or 3 monolithic pillars